चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस देखते हैं। पहली बार अपनी क्लास लगा रहे हैं आज क्लास नेक्स्ट वाले आ रहे होंगे सेकेंड ईयर हमने चाहिए आज तरह देख करें शुरू करें। चलिए देखिए सुनिए भाई यहाँ की गलती ना करो। हाँ जी देखिए एनर्जी बताइए क्या होती है और पावर क्या होती है। देखिए सुनिए भाई बस करो यार। हाँ जी पावर जरा देखिए पावर क्या होती है। मान लीजिए कोई एलिमेंट है उसके अक्रॉस वोल्टेज है V और करंट उसमें आई जा रहा है तो पावर क्या होगी बताओ जरा। कितनी पावर ये कंज्यूम कर रहा है V into I ठीक है। और एनर्जी क्या होगी V into I into dt और इंटीग्रेट कर एनर्जी में टाइम का फैक्टर आ जाता है ना। पावर को स्मॉल टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो स्मॉल एनर्जी आएगी। dt टाइम के अंदर इसके अंदर कितनी एनर्जी जा रही है वो पता चल जाएगा। पावर कितनी ले रहा है V into I पावर ले रहा है। dt टाइम के लिए कितनी एनर्जी इसने कंज्यूम की है वो कैसे निकाले। V into I इज पावर। अब dt टाइम में कितनी एनर्जी लेगा ये इनटू dt कर दो ये एनर्जी de आ गई। dt टाइम में de एनर्जी लेगा इतनी एनर्जी ये कंज्यूम करेगा। अब मुझे तो टोटल एनर्जी कंज्यूम चाहिए तो आप क्या करो इसका इंटीग्रेट कर दो। जो भी जितने टाइम स्पैन में आपसे पूछा है कि इतने टाइम में कितनी एनर्जी ये कंज्यूम करेगा उतने टाइम तक आप उसको क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो। आपको क्या पता चल जाएगी उसकी एनर्जी पता चल जाएगी कि इतने टाइम में कितनी एनर्जी ये कंज्यूम करेगा। करेक्ट है भाई कोई डाउट है तो बताइए ठीक है। अब ऐसा ही मेरा हिस्टेरेसिस का कंसेप्ट है उसमें भी मुझे क्या निकालना है पावर लॉस्ट। हिस्टेरेसिस की वजह से क्या होता है आपका जो कोर है उसके अंदर पावर लॉस होती है ठीक है। पावर कुछ लॉस हो जाती है। अब हमें वो निकालना है कि कितनी पावर लॉस होगी हिस्टेरेसिस की वजह से ठीक है। तो आप लिखिए हिस्टेरेसिस लॉस वो जरा देखते हैं हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है। ये ध्यान रखिए पावर और एनर्जी का क्या कंसेप्ट होता है। पावर ये आएगी एनर्जी स्मॉल एनर्जी तो ये इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आ जाएगी टोटल एनर्जी ठीक है। टोटल लिमिट डालनी पड़ेगी कौन से टाइम से कौन से टाइम तक। आप एनर्जी देखना चाहते हो ना कितनी एनर्जी लॉस होगी या कितनी एनर्जी इसने कंज्यूम की है तो dt टाइम के अंदर इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो फिर इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरी एनर्जी जो कंज्यूम है लिमिट डाल दो कितने टाइम तक की एनर्जी कंज्यूम चाहिए आप वो अपने आप आ जाएगा। करेक्ट है कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए। नेटवर्क में अभी आप ये पढ़ते हो ठीक है। आगे जरा देखिए अब मुझे देखना है हिस्टेरेसिस लॉस क्या होगा ठीक है। वो जरा देखिए ये मेरे पास कोर है आयरन कोर है और इसके ऊपर मैंने टर्न्स लगा रखे n टर्न्स है और करंट कितना है I n टर्न्स है और I करंट इसके अंदर जा रहा है। तो आप मुझे ये बताओ तो इससे फ्लक्स निकलेगा यहां पे क्या वोल्टेज बनेगी इसके अक्रॉस n d∅dt ठीक है भाई n d∅dt ये इसके अक्रॉस क्या बनेगी वोल्टेज। तो कितनी पावर लेगा ये pt बताइए इंस्टेंटेनियस पावर pt कितनी पावर लेगा ये vt into it जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है वो into it जो करंट जा रहा है इसमें वो it ये बनेगा और इसके अक्रॉस टर्मिनल पे वोल्टेज क्या आएगी vt। ये vt इसके टर्मिनल पे है और करंट कितना जा रहा है it। तो कितनी पावर इंस्टेंटेनियस पावर क्या आएगी vt into it मल्टीप्लाई करो vt is n d∅dt into it सच है कोई दिक्कत नहीं। ये आएगी पावर कितनी पावर ये इससे लेगा सोर्स से कितनी पावर लेगा। एक्चुअल में क्या होता है जो मैग्नेटिक कोर होती है उसमें
जितनी एनर्जी इसमें इनपुट होती है एक एंड से, उतनी आउटपुट पे नहीं आती, वापस नहीं आती एनर्जी। इसका मतलब कुछ एनर्जी उस कोर के अंदर चली गई है, और वो एनर्जी कहाँ यूज होती है? उस कोर को गर्म करने में, ठीक है। और उस गर्मी को हम क्या बोलते हैं? हिस्टेरेसिस लॉस। क्योंकि जो गर्मी निकल रही है वो हिस्टेरेसिस लॉस की वजह से निकल रही है, इसलिए हमें वो गर्मी निकालनी है, वो लॉस निकालना है। वो क्या होगा जरा देखिए क्या होगा। तो ये आएगा n d5/dt इंटू IT, ये होगी पावर जो इसके अंदर इनपुट होगी। पर इसके अंदर एनर्जी कितनी इनपुट होगी? n d5/dt इंटू IT, ये तो पावर है। स्मॉल टाइम में कितनी एनर्जी जाएगी? इतनी एनर्जी स्मॉल टाइम में जाएगी, इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा स्मॉल टाइम में, ठीक है। ये पावर कंज्यूम की तो इनटू में dt कर दो, एनर्जी आ जाएगी स्मॉल टाइम में। लेकिन मुझे तो t1 से लेकर t2 तक चाहिए, कि टाइम स्पैन के अंदर चाहिए कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, बल्कि dt तो कट जाएगा। तो क्या बनेगा? ये बनेगा n IT इंटू d5t, और लिमिट किसकी डालेंगे हम? 5। मतलब एक पर्टिकुलर फ्लक्स से एक पर्टिकुलर फ्लक्स तक मुझे देखना है कि कितनी एनर्जी ये कंज्यूम करेगा, ये मेरा। क्योंकि जो ये एनर्जी कंज्यूम करेगा, समझ लो वही क्या, वो किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी? वो हिस्टेरेसिस लॉस के लिए। समझ आया? आप समझेगा मेरा पॉइंट? सारा सब कुछ क्लियर है भाई? जो हमने पहले थोड़ी देर पहले मैंने एलिमेंट के अक्रॉस बताया था ना, तो अब एलिमेंट की जगह पे ये ले लो, ये एलिमेंट ही तो है। इसके अक्रॉस वोल्टेज है दिस n d/dt, करंट है इसका IT, मल्टीप्लाई करोगे तो पावर आ जाएगी, और फिर उसको dt से मल्टीप्लाई कर दो और फिर इंटीग्रेट कर दो, एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी ये बनेगी, कितनी एनर्जी कंज्यूम करे, ठीक है। इसको मैं W लिख लेता हूँ, एनर्जी। अब सुनिए, एनर्जी के लिए टाइम से इंटीग्रेट करते हैं, टाइम पर लिमिट होती है। कोई बात नहीं, टाइम कर गया मैंने, अभी तो फाई की लिमिट आ गई, फ्लक्स की लिमिट आ गई, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ये तो मैथ्स है, मैथमेटिक्स से फाई आ गई, क्या दिक्कत है बताओ? अगर उसमें दो दिए स्मॉल वेरिएबल्स d5 और dt, नहीं ये ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें? आई फाई के भाई टी के रेस्पेक्ट में करते थे ना, लेकिन टी तो कट गया ना। वैसे भी आप देखो, अलग टाइम पे अलग फ्लक्स होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, मैंने फ्लक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, एक ही बात, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर टाइम चेंज होगा तो फ्लक्स भी तो चेंज होगा। तो t1 से t2 कर रहे हो तो आप बेहतर उसको क्या लिख लो, phi 1 से phi 2 लिख लो, वो इसका उसमें टाइम भी आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। या फिर ऐसे सोचो मैथ्स के अकॉर्डिंग, dt से dt कट गया तो n into IE, और यहाँ पे क्या बचा? d5। अब मुझे ये बताओ फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू b डॉट a, ठीक है, करेक्ट है भाई? अब मान लीजिए मैं एरिया को कांस्टेंट ले लूं, इफ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट, क्योंकि एरिया तो वैसे भी कांस्टेंट रहना है। फ्लक्स अगर मैं टाइम वेरिंग मान लूं, फ्लक्स मेरा टाइम वेरिंग है तो b भी क्या आएगी? टाइम वेरिंग। तो d5 को मैं लिख सकता हूं, d5 पे d भी बताओ क्या है, इज इक्वल टू a, या फिर मैं लिख सकता हूं d5 इज इक्वल टू a db। इसको भी रिस्पेक्ट टू b डेरिवेटिव ले लो, क्योंकि b वेरिंग है ना, ठीक है। फ्लक्स वेरिंग है तो b भी वेरिंग है, एरिया तो कांस्टेंट है। तो d5/db इज इक्वल टू a, तो यहां से d5 इज इक्वल टू a db आ गया। यहां पे पुट कर दो d5 की वैल्यू, तो बताइए क्या आया? ये क्या आएगा? फ्रॉम phi1 to phi2 n into I, d5 की जगह a db, ठीक है भाई, a db। जरा देखिए, ठीक है करेक्ट, ठीक है। अब सुनिए, मैं जानता हूं h क्या होता है, NI/L, तो I क्या आएगा यहां से? HL/N, सही है, करेक्ट है। ये पुट कर दूं, ये पुट कर दो भाई I की जगह पे, तो बताओ क्या बनेगा? ये बनेगा फ्रॉम phi1 to phi2, ये क्या है? एनर्जी जो इसने कंज्यूम की है कोर ने, जो भी एक कोर है, बड़ी ले लो पहले, क्लोज लूप ले लो बेशक, कोई दिक्कत नहीं है। जो एक कोर है कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी उसकी वैल्यू आ रखी है। phi1 से phi2 कितना आएगा बताओ जरा? n, और I की जगह पे क्या आ गया? HL/N into A into db, n से n कट गया, ठीक है। E into लेंथ, E into लेंथ क्या होता है? एरिया into लेंथ, इसकी लेंथ। तो इसको पूरा कर लो जरा, इसको पूरा कर लो, इसको थोड़ा पूरा कर लो इस कोड को। ये कोड ऐसे है भाई, कंप्लीट है कोड, ठीक है। ये कोड आपकी कंप्लीट है, इस कंप्लीट कर लो। तो L क्या है इसकी? L क्या है इसकी? लेंथ, और A क्या है इसका? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसको बाहर निकालोगे क्या बन गया ये? वॉल्यूम ऑफ द कोर, वॉल्यूम ऑफ द कोर बाहर आ गया, और अंदर क्या है? H into db,
V1 से लेके V2 तक, नो सॉरी, हाँ V1 से लेके V2 तक, dB आ गया ना ये, V1 से लेके V2 तक, phi1 phi2 नहीं रहा अब ये, यहाँ पे भी क्या आएगा, dB पे आ गया ना, तो V1 से लेके कहाँ तक, V2 तक, आप ध्यान रखिए भाई, d phi नहीं आना, phi रहेगा तो phi1 से phi2, अगर b आ गया तो dB आ गया तो V1 से V2, करेक्ट है यार। अब मुझे बताइए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखो, हिस्टेरेसिस कर्व में देखो, हिस्टेरेसिस कर्व देखो क्या है, ये क्या होता है B और ये क्या होता है H, जरा देखो dB, स्मॉल लेंथ ले लो dB ये स्मॉल लेंथ है, ये कितनी लेंथ है आपकी dB, ये है dB, ये लेंथ है dB, ये हाइट है dB, तो dB तो ये हो गया, और H क्या है, H ये एक्सिस है dB और ये एक्सिस कितनी है H, ये H है ये dB है, मतलब ये क्या बन रही है, एक तरह से एरिया ऑफ द क्या बन गई, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस, नहीं समझे, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस का, ठीक है, एरिया ऑफ दिस लूप, ये एरिया ऑफ दिस लूप बन गया, मतलब एनर्जी लॉस्ट इन द कोर is directly proportional to the volume of the core and area of the hysteresis, area of the hysteresis, ये hysteresis का एरिया नहीं बन गया क्या, हिस्टेरेसिस का एरिया बन गया भाई, ठीक है, dB तो ये स्मॉल लेंथ है, और H का मतलब क्या है, H का मतलब जरा देखो ना, ये रेक्टेंगल ही बन गया क्या, आप जरा देखो, ये तो हाइट बन गई dB, ठीक है, ये हाइट बन गई dB, और ये लेंथ है H, कितना H है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है, ये गैप कितना है, ये मैं H लिख सकता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है ना ये लेंथ, ये तो H बन गई, और ये dB, तो H into dB क्या बन गया इसका एरिया, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा टोटल एरिया, इट मींस हिस्टेरेसिस लॉस जो है, जो हिस्टेरेसिस की वजह से इस कोर में जो लॉस होगा, जिससे गर्म होगी, वो बेसिकली एरिया ऑफ द हिस्टेरेसिस पे डिपेंड करती है, ठीक है, आप लिख लीजिए ये पॉइंट, ठीक है, आप लिखिए एरिया ऑफ द BH लूप, ये है एरिया ऑफ द BH लूप, तो लिखिए जरा, हिस्टेरेसिस लॉस डिपेंड्स ऑन the area of the BH loop, the area of the BH loop, hysteresis loss depends on the area of the BH loop, इसका मतलब सुनिए, ऐसे मटेरियल जिनका लूप बड़ा है, हिस्टेरेसिस लूप बड़ा है, उनमें हिस्टेरेसिस लॉस क्या आएगा, ज्यादा आएगा, वो ज्यादा गर्म होंगे, इसकी वजह से ज्यादा गर्म होंगे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको आयरन को अंदर डालूंगा और इसके अंदर AC लगाऊंगा, आयरन गर्म हो जाएगा, आयरन को एनर्जी मिलेगी अपने आप, अंदर देखो एनर्जी कहीं से ट्रांसफर भी नहीं हो रही, अंदर ये प्लास्टिक है और यहाँ पे आयरन है, आयरन मैंने ऐसे डाला हुआ है और धीरे धीरे आयरन गर्म हो जाएगा, ये गर्म होगा नहीं, आयरन गर्म हो जाएगा, आप देखना, मैं एक काम करता हूँ, इसको लगा के छोड़ देता हूँ, थोड़ी देर में देखना आप क्या हालत होगी। जो V1 V2 है वो कर्व में कहाँ दिखेंगे, बताऊंगा, अभी एक बार देखते हैं। अच्छा ये लूप का एरिया नहीं है, ये तो कहां से कहां तक है, V1 से V2, तो इसका मतलब ये कब तक कितना एरिया है, ये तो यहां से लेके इस V1 से लेके इस V2 तक का एरिया है, मुझे तो टोटल एनर्जी लॉस चाहिए, टोटल एनर्जी लॉस चाहिए, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लोज लूप करना पड़ेगा, समझ आया, तो मतलब ये तो कहां से कहां तक है, सुनो एक बार अगले स्टेप में लिखो, ये तो एनर्जी लॉस है, कब तक की एनर्जी, कितने इंटरवल की एनर्जी लॉस है, V1 से लेके V2 तक, केवल इतने इंटरवल की एनर्जी लॉस है, या फिर कोई भी V1 ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक की एनर्जी लॉस है, इतने से V1 से लेके V2 तक की एनर्जी लॉस है, ये वाली एनर्जी लॉस है, ये नीचे वाला V1 है, ये V2 है, बट मुझे तो टोटल का चाहिए लूप का, मुझे तो टोटल हिस्टेरेसिस में चाहिए पूरे साइकिल में कितना एनर्जी लॉस हुई, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल एनर्जी लॉस इन द कोर इज वॉल्यूम ऑफ द कोर इनटू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ H इनटू dB, बताइए भाई, तो गड़ रहा है तो बताइए, इसका क्या मतलब, क्लोज का क्या मतलब है, लूप का चाहिए मुझे, क्लोज लूप बन गया, उसका एरिया चाहिए मुझे, ठीक है, ये आएगा, अब सुनिए यहाँ पे दो वेरिएबल है, जो आप एरिया अंडर द कर्व निकालते थे, उसमें एक तो फंक्शन होता था, और फंक्शन जो होता था वो केवल x का फंक्शन होता था, जैसे fx है, आप जो एरिया निकालते थे मैथ्स में, आप याद है एरिया अंडर द कर्व, कोई fx है तो ये x स्क्वायर प्लस समथिंग 2x प्लस 3 जैसे ऐसे है, मान लीजिए ये भी ऐसे ही कोई फंक्शन ले लो, ठीक है, या y इक्वल टू x स्क्वायर ले लो, fx इक्वल टू x स्क्वायर, ये फंक्शन है,
आप बोलते थे यहां से लेके यहां तक का एरिया निकालो, तो आप क्या करते थे, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटीग्रेट कर देते थे 0 से लेके 1 तक, ऐसे करते थे, ठीक है, ये एरिया आ जाता था। फंक्शन केवल एक का वेरिएबल होता था x का, अब फंक्शन 2 का वेरिएबल है। अब कैसे एरिया निकाले, दो तो फंक्शन 2 का वेरिएबल आ गया, अब एरिया अंडर द कर्व निकालना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। दो फंक्शन का जब दो x और y का, जैसे मान लीजिए आ जाए f(x, y) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका एरिया बताओ। एक्चुअल में फंक्शन ही नहीं है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन है ये तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 मान लीजिए, तो क्या है ये तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। इसका एरिया कैसे निकालें, डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dx dy, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये वही चीज है, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर h ले रहा है और b को क्या रख रहा है, ये b को चेंज कर रहा है। मतलब जैसे देखो h की वैल्यू तो 1 ले रहा है, ये h की वैल्यू तो 1 ले ली, यहाँ पे h की वैल्यू ले ली, ये h की वैल्यू है, इस h की वैल्यू के लिए ये b1 है और ये क्या है b2, तो इतने रेंज में क्या करना है, ये इंटीग्रेट करेगा ये इस h1 के लिए, h1 कांस्टेंट रखिएगा। मतलब इस थोड़ा सोचना मुश्किल है, मैं आपको समझाऊंगा एक डिफरेंट वे से समझाता हूँ। एक बार रुकिए आप, अभी एक और तरीके से भी देखते हैं, आप रुकिएगा, इसकी वैल्यू मैं निकालूंगा अभी बताऊंगा क्या वैल्यू है, आप एक बार रुकिए। लेकिन अभी आप ये देखिए कि बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्योंकि मैं क्लोज, मुझे टोटल हिस्टेरेसिस लॉस चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज इंटीग्रल करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो लूप का एरिया चाहिए ना टोटल। आपको समझ आएगा, मुझे बताओ, ये समझ आया पीटी का, ये समझ आया वोल्टेज इनटू करंट इज पीटी, यहां से वोल्टेज को dt बाय dt लिख दिया, करंट को it लिख दिया, ठीक है। और फिर मैंने क्या बोला, ये तो पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर, एनर्जी के लिए dt से मल्टीप्लाई कर दो, ये कट गया, ठीक है। फिर मैंने बोला n d phi i, तो n it ले लिया और d phi कर दिया, और phi कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, phi 1 से लेके phi 2 तक, बिकॉज़ ये विद रिस्पेक्ट टू phi इंटीग्रेट हो रहा है। अब सुनिए, अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि i बताओ क्या आएगा, i ये आएगा, i की वैल्यू मैंने यहां पे रिप्लेस कर दी, और फ्लक्स क्या होगा, ये होगा, तो d phi यहां से मैंने ये निकाल लिया, ये रिप्लेस कर दिया, और i की वैल्यू मैंने ये रिप्लेस कर दी, n i h l by n, ठीक है, n से कट गया, ये बन गया। अब a into l इज क्रॉस सेक्शन एरिया, जो भी ये कोर है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, l मतलब इसकी मीन लेंथ, तो क्या हो गया ये वॉल्यूम ऑफ द कोर, इनटू ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा a dv, h dv क्या है बेसिकली, h dv है इसका एरिया, इस फंक्शन का एरिया। अब आप बोलोगे सर ये एरिया कैसे है, वो अब हमें देखना है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। एक बार आप इसको लिखिए एरिया, ये है एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस फ्रॉम v1 टू v2, लूप का नहीं है एरिया, लूप का एरिया कब बनेगा, जब आप क्रॉस इंटीग्रल करोगे, भाई आप इधर से इधर गए फिर इधर से इधर आए, ठीक है, तो ये एरिया जो है, ये बीच का एरिया, ये फिर लूप का एरिया बनेगा। बट थिंग इज, ये एरिया को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मुझे समझ नहीं आया, ये इसके एरिया को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलो एक मोमेंट के लिए मैं मान लूं ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब जिस लूप का एरिया ज्यादा होगा, उस लूप के अंदर एनर्जी लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब जो जितना बड़ा लूप होगा, उतना ही वो, जिस मटेरियल का जितना बड़ा हिस्टेरेसिस लूप होगा, उतना ही वो मटेरियल गर्म ज्यादा होगा। जैसे देखिए, मैं अगर बात करूं आयरन की, तो आयरन के अंदर अगर आप हिस्टेरेसिस देखोगे, तो आयरन के अंदर हिस्टेरेसिस कुछ ऐसा कुछ होता है। और स्टील की बात करोगे आप, सिलिकॉन स्टील की, बिल्कुल स्टीप होता है और बिल्कुल पतला होता है हिस्टेरेसिस। इसका मतलब सिलिकॉन स्टील के अंदर जो हिस्टेरेसिस लॉस होगा वो कम होगा, उसका एरिया बहुत छोटा है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द कोर अलग में चीज है, वॉल्यूम ऑफ द कोर तो आएगा ही आएगा, हिस्टेरेसिस लॉस की कोर का क्या वॉल्यूम है, वो तो अलग चीज है। बट जो हिस्टेरेसिस लॉस है, वो जो हिस्टेरेसिस लूप बना है, उसका कितना एरिया है उस पर भी डिपेंड करेगा। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये एक्चुअल में एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, एरिया ऑफ द हिस्टेरेसिस लूप रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? अब ये क्वेश्चन बन गया। अब ये जरा देखिए, हाँ जी, अब बताइए आप क्या कह रहे थे, मैथ्स की बाहर ही शुरू करते हैं, मैथ्स शुरू करते हैं थोड़ा सा। हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे थे? एच और बी वेक्टर होता है, आप उसके अकॉर्डिंग भी सोचोगे तो आपको एक और बात बताता हूँ। एच इंटू बी, आपको याद है ई डॉट डी क्या होता था, ई डॉट डी
ये क्या होता था? इंटू डीवी, हाफ ई डॉट डी इंटू डीवी, क्या होता था? ये टोटल एनर्जी होती थी, ये टोटल एनर्जी होती थी। अब अगर एनालॉगस लिखूं, ई किसके एनालॉगस है? ई ऑफ टी में पढ़ा होगा आपने, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है तो कुछ लोग बाई डिफॉल्ट मानना शुरू कर दें, ऐसा होता है, ठीक है। अदरवाइज इसका कोई इलाज नहीं है, अदरवाइज तो ऐसे कंफ्यूज होने से क्या फायदा है, मान के चलना पड़ेगा ना। देखो ई डॉट डी क्या होता है? एनर्जी। ई डॉट डी इंटू डीवी इज एनर्जी लॉस, ठीक है, मतलब जो भी एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। अब सुनिए, तो यहां पे भी वही है, देखो ये है टोटल एनर्जी लॉस्ट, ये है वॉल्यूम, तो इस वॉल्यूम को नीचे ले आओ तो क्या है ये? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब ये क्या है? एनर्जी डेंसिटी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो देखो ये टोटल एनर्जी लॉस है और ये इधर टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोर है, वॉल्यूम को नीचे ले आओ तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? यूनिट वाइज देखो आप, यूनिट क्या बनेगी इसकी? यूनिट बनेगी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है, कि उसमें क्या एनर्जी डेंसिटी है, मटेरियल की क्या पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी स्टोर है इसमें, ठीक है, वो चीज है, ये वो चीज रिप्रेजेंट कर रही है। वो तो चलो एक अलग फैक्टर है, एनर्जी से भी आप सोच सकते हो, वो ठीक आप जा रहे हो, बट थिंग इज मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, मैं कैसे निकालूं, ठीक है। ये है, अब पहली बात है एरिया कैसे है, डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर पढ़ा रहेगा, ऐसे तो एरिया भी वेक्टर होता है, एफ डॉट ds, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट ds। तो फंक्शन फोर्स का अगर कोई फंक्शन दे दे तो आप क्या करते हो? ds लेके उसका क्या करते हो? एरिया नहीं निकालते हो, तो वो तो वेक्टर है तो उससे भी तो एरिया निकलता ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरा देखिए, तो मैंने बताया कि ये एरिया कैसे है, ये बताओ एरिया कैसे, ये एरिया को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इस हिस्टेरिसिस के एरिया को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इस हिस्टेरिसिस के एरिया को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, आप बताइए। अच्छा ये पता चला इसी एनर्जी क्यों बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इधर एनर्जी इधर वॉल्यूम है, तो इसको नीचे ले आओ एक तरह से, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। अब सीधी सी बात है, इसको कैसे कैलकुलेट करें? और सुनिए, मुझे तो टोटल एनर्जी लॉस चाहिए पूरे लूप में, तो इसलिए मुझे इंटीग्रल का कहां से कहां तक करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा, इसलिए टोटल एनर्जी लॉस आएगी मेरे पास, टोटल एनर्जी कितनी लॉस होगी ये पता चलेगा, करेक्ट है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या कैसे आएगी, इसकी क्या वैल्यू निकलेगी? तो आप सुनिए, इसकी वैल्यू मेरे पास, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं उसको, मैंने इसको मे बी WH लिख दिया, कुछ भी पता नहीं क्या आएगा, ये दो वेरिएबल का फंक्शन है ना, तो इसको मैंने WH लिख दिया, कुछ भी नया नाम दे दिया, ठीक है। तो जो W एनर्जी जो लॉस होगी, जो इस हिस्टेरिसिस की वजह से लॉस होगी, जो मटेरियल के कोर के अंदर लॉस होगी, वो क्या आएगी? वॉल्यूम ऑफ द कोर इनटू क्या आएगी? इसकी वैल्यू क्या है? मैंने W लिख दी, पता नहीं क्या आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। WH फॉर हिस्टेरिसिस, ठीक है, मैंने ये लिख दी। ये क्या है? ये मेरी एनर्जी लॉस। अब पावर लॉस कितनी आएगी बताओ जरा? पावर लॉस एनर्जी डिवाइड बाई टाइम पीरियड, एनर्जी डिवाइड बाई टाइम पीरियड क्या होता है? पावर। तो इसको क्या लिखूं? वॉल्यूम ऑफ द कोर इनटू WH डिवाइड बाई टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ द साइकिल, क्योंकि पर साइकिल हम देख रहे हैं लॉस क्या होगा। तो एनर्जी क्या होता है? पावर डिवाइड बाई टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड से डिवाइड करते हैं, और 1/टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी F, ठीक है। ये हो गया पावर लॉस हिस्टेरिसिस की वजह से। क्वेश्चन है WH क्या है? WH ये है, इसकी वैल्यू कैसे निकालें? अब ये दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो पहली बात जब ये निकाला गया तो ये जनरल इलेक्ट्रिक जी जो कंपनी है उसमें एक इंजीनियर थे, उनका नाम था चार्ल्स STINMETZ, आप उसको प्रोनाउंस कर लीजिए। इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट की, क्योंकि डबल वेरिएबल है इसमें, इसको कैलकुलेट करना आसान नहीं है। उन्होंने कैलकुलेट किया, कंपनी परफॉर्म, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी परफॉर्म लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, पता नहीं कौन से, डेट नहीं दी गया कब वो क्या है, उन्होंने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट्स ये। अब इसको निकालना आसान काम नहीं है, उन्होंने निकाला, उन्होंने बताया कि ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है B, जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्लक्स डेंसिटी की, वो इनटू में और उसकी पावर x इनटू में k। उन्होंने बताया कि इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करेगी और उसकी पावर x होगी, और x की जो वैल्यू होती है वो नियर अबाउट क्या होती है? 1.6, और उसने x को अपने नाम से जोड़ दिया। x क्या है? SE
स्पेलिंग बोलो, STEINMETZ। वैसे इस कंपनी का मैं भी पार्ट रहा हूँ, ठीक है, इतनी भी बढ़िया नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये उनका नाम था। x की वैल्यू है 1.6, ठीक है भाई। तो WH इक्वल टू BM इसकी पावर x इंटू K। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उनसे ये मिला, ठीक है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू उसमें पुट करूं तो बताओ कोर लॉस कितना आएगा, सॉरी ये जो लॉस, पावर लॉस कितना आएगा बताओ जरा, जो हिस्टेरेसिस की वजह से हो रहा है। तो पीएच लॉस लिख दूं इसको, मैं नया नोटेशन लिख देता हूं। पीएच लॉस, हिस्टेरेसिस की वजह से जो लॉस होगा वॉल्यूम ऑफ द कोर इनटू K इनटू F इनटू BM की पावर x। अब सुनिए, वॉल्यूम ऑफ द कोर इनटू K, इसको मैंने नया नाम दे दिया KH, इसको मैंने नया नाम दे दिया KH। तो ये क्या बन गया KHF, BM की पावर, BM का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, और उसकी पावर x। आई होप आपको ये पता था, ठीक है। मतलब डेरिवेशन तो नहीं, पर आपने ये जरूर पढ़ा होगा, है ना। हिस्टेरेसिस लॉस, देखो मेरे को दिक्कत आ रही थी इसको निकालने में, तो मेरा काम कर दिया उसने, बंदे ने काम कर दिया। मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता उसका नाम, ठीक है। चलिए, क्या बोलते हैं इसको, चलिए हर बार ऐसा ही होता है। KHF BM की पावर x, ठीक है भाई। ये आपका क्या आएगा, हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है। x की वैल्यू नियर अबाउट 1.6 होती है, ठीक है। इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। x की वैल्यू ये होती है, आपको समझ आया क्या? आप इसको छोड़ दो, मुझे नहीं पता इसकी क्या वैल्यू होती है, बट मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ इसकी वैल्यू। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जितना ज्यादा बड़ा वॉल्यूम ऑफ द कोर होगा उतना ही ज्यादा हिस्टेरेसिस लॉस होगा। इसका मतलब आप जो डिजाइन करते हो, मशीन जब ट्रांसफर डिजाइन करोगे या मोटर डिजाइन करोगे, उनमें जो हिस्टेरेसिस लॉस है, अगर आपने साइज बड़ा कर दिया, आप लॉस भी ज्यादा करवा रहे हो, उसमें आपका लॉस ज्यादा होगा, ठीक है। आप ये ध्यान रखिए। मेरे पास अगर कोई छोटा ट्रांसफर है, एक बड़ा ट्रांसफर है, साइज बड़ा है, वॉल्यूम बड़ा है उसका ट्रांसफर का, ठीक है, तो आप उसमें जो बड़ा ट्रांसफर है उसमें हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा होगा, ठीक है भाई। चलिए, 1.6 आयरन के लिए ही वैसे नहीं, ये जनरली इतना ही होता है, 1.4 से 1.6 एज पर मटेरियल, एज पर मटेरियल, पता नहीं जो भी है, मतलब हम लोग इसको इतना ही लेके चलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, है जी, BM इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। ये होता है हिस्टेरेसिस लॉस। इसका मतलब हिस्टेरेसिस लॉस फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, और आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पे क्यों डिपेंड करता है आप बताओ? बिकॉज ये पावर है, और पावर क्या होती है, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम पीरियड। तो जो क्योंकि वो टाइम पीरियड वाला फैक्टर था नीचे आ गया, वो दिखाई नहीं था, ये टाइम पीरियड वाला फैक्टर था, वो टाइम पीरियड वाला नीचे आ गया, ऊपर क्या हो जाएगा, बिकॉज एनर्जी लॉस तो ये है। पावर लॉस क्या है बताओ जरा, इसको डिवाइड बाय टाइम पीरियड कर दो, पावर लॉस आएगा। और 1 बाय टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पता नहीं आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया, कुछ चीजें डायरेक्टली उठा के रख दी मैंने, ठीक है, बट कोई बात नहीं। हाँ जी, पहले में जो शुरू किया तो PD इनटू VD इनटू ID, क्या कह रहे हो? हाँ ठीक है, ठीक है। जो हमने VD इनटू ID में किया तो उसको सॉल्व करके ये चीज आई है, तो वो लॉस नहीं था, वो टोटल पावर इनपुट नहीं, पावर लॉस है। कितनी पावर इसने यूज किया, देखो ना, वोल्टेज की पोलैरिटी क्या है, और करंट किधर जा रहा है, करंट अंदर जा रहा है, और वोल्टेज की पोलैरिटी ऐसी है, तो पावर एब्जॉर्ब करेगा कि डिलीवर करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्ब पावर निकाली मैंने, नहीं समझे? वो एडी करंट में टोटल लॉस होगा नहीं, एडी करंट अभी तक नहीं देखा मैंने, एडी करंट अलग लॉस होता है। तो सर वो इसमें इंक्लूड नहीं, इसमें इंक्लूड नहीं होता, अभी अलग से आएगा, अभी आप देखना, एडी करंट अलग से निकलेगा, मैं बताऊंगा क्या होता है। एडी करंट हिस्टेरेसिस से अलग होता है, ये सिर्फ हिस्टेरेसिस लॉस है। एडी करंट इससे अलग होता है, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। और कौन सा ज्यादा होता है और किस तरह से हम निकालते हैं, अब ये भिमरा मत पड़ना इसके लिए, ठीक है। सर ये मतलब बेसिकली पावर इनपुट होगी ना सर, जो पावर इनपुट हो गया हाँ, उसमें सर वो कुछ सर हिस्टेरेसिस लॉस हो जाएगा और कुछ उसमें एडी करंट लॉस हो जाएगा। एडी अभी मैंने सिर्फ हिस्टेरेसिस निकाला है। टोटल पावर इनपुट पे डिपेंड करेगा ना सर, वो जो इनपुट पावर है सर उसमें कुछ ये टोटल लॉस है सर, जो पावर इनपुट कर रहे हैं। एक मिनट रुको आप, एक मिनट रुको, आपने बोला हाँ ठीक है, ये अपनी पावर इनपुट ही है, ठीक है। अब इसी पावर में से आप क्या कर रहे हो, एडी करंट लॉस होगा। सुनिए, मैंने क्या मैं क्या मान के चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि इसका रेजिस्टेंस 0 है कोर का,
तो अभी तक जो पावर इनपुट हुई है वो क्या हुई है, सारे सारा हिस्ट्रेसिस में गया, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं किया अभी आर को, वो मतलब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा अभी। फिलहाल ये कौन सा लॉस आया इसका, हिस्ट्रेसिस लॉस लेके आया हूं, ठीक है, ये मेरा हिस्ट्रेसिस लॉस है, एक बार देख लीजिए भाई कैसे निकला है, इसकी जरूरत नहीं है याद रखने की, कहीं आप डेरिवेशन में चले जाओ, अल्टीमेटली ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है, मैंने वैसे ही करवा दिया कि मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि कंसेप्ट वही के वही है, कंसेप्ट नहीं डिस्टर्ब हुए हैं। कंसेप्ट कौन से, पावर के जो होते हैं वोल्टेज इंटू करंट, वही का वही मैंने यूज किया है, वोल्टेज इंटू करंट, फिर उससे एनर्जी निकाल ली और फिर एनर्जी से वापस एनर्जी लाके फिर से उसको टाइम पीरियड से डिवाइड करके वापस क्या ले आया, पावर ले आया, तो वापस वही बन गया है, बोला वही बन गया, वो चीज वही का वही रह गया अल्टीमेटली, ठीक है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, बिकॉज मुझे क्या देखना है, हिस्ट्रेसिस लॉस पर साइकिल देखना है, पर साइकिल कितना हिस्ट्रेसिस लॉस हो रहा है, तो इसलिए डिवाइड बाई टाइम पीरियड किया था। इस BH कर्व की फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करना चाहिए। नहीं, हिस्ट्रेसिस लॉस पर साइकिल तो क्या बन गया, हिस्ट्रेसिस लॉस पर साइकिल, एक साइकिल में लॉस होना, वो तो क्या बन गया, वो तो नहीं, ठीक है, लेकिन मैं गलत तो नहीं बोल गया इसको। हिस्ट्रेसिस लॉस पर साइकिल, लॉस पर साइकिल क्या होता है, सर एक लूप कोई होना चाहिए नहीं वो इसकी साइकिल नहीं कर रहा हूँ सर, एक उसमें एक लूप भी पूरी होगी ना चाहिए सर, एक साइकिल में एक लूप पूरी हो जाएगी, इसीलिए टाइम पीरियड से डिवाइड किया है। यस ये टाइम पीरियड से क्यों डिवाइड किया, बिकॉज़ ये एनर्जी लॉस्ट है, एनर्जी इनपुट हुई है। अब पावर क्या होती है, डिवाइडेड टाइम, लेकिन कितना टाइम डिवाइड करें, एक पीरियड, क्योंकि एक साइकिल देखना है मुझे, एक साइकिल में कितना हुआ है, तो इसलिए टाइम पीरियड से डिवाइड किया, और 1/t क्या होगा, f, ठीक है भाई, ये चीज। चलिए 5, आई होप आपको समझ आया, बस आप ये याद रखना कि क्या होता है पावर लॉस, पावर लॉस ये होगा, ठीक है, हिस्ट्रेसिस की वजह से कोर आपकी गर्म हो जाएगी। और सुनिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके स्टार पॉइंट अलग से लिख लें, पावर लॉस डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द कोर, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं और आए हुए प्रीवियस ईयर, ठीक है, कोर का वॉल्यूम बढ़ाने से पावर लॉस बढ़ जाएगा, हिस्ट्रेसिस लॉस बढ़ जाएगा, ठीक है, तो आप लिखिए हिस्ट्रेसिस लॉस डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द कोर। दूसरा, एंड एरिया ऑफ द BH कर्व, एरिया ऑफ द BH लूप, BH लूप का ये एरिया उस पर भी डिपेंड करता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका जितना मोटा लूप होगा उसके उतना ही अंदर हिस्ट्रेसिस लॉस ज्यादा होगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए अभी, नेक्स्ट आप लिखिएगा एडी करंट लॉस, नेक्स्ट आप लिखिए एडी करंट लॉस क्या होते हैं, ठीक है, उनको जरा देखते हैं। एडी करंट लॉस रब कर दूं क्या, इसको रब कर दूं, पावर लॉस पर साइकिल है, नहीं पावर लॉस पर साइकिल नहीं है, एनर्जी लॉस पर साइकिल है, एनर्जी और पावर, एनर्जी, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम किया ना मैंने भाई, एनर्जी टोटल एनर्जी लॉस तो आ गई, अब मुझे पर साइकिल चाहिए एक, नहीं समझे क्या, एनर्जी लॉस पर साइकिल पावर होती है, पावर लॉस होती है, ठीक है। अपने अपने डाउट को देख सुनिए, दूसरों को सुनेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, मुझे ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरे को सुनना ही नहीं, आपका क्लियर है बस भूल जाओ, दूसरों को देख रहे नहीं, ठीक है, सुनना ही नहीं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कुछ लोग तो खासकर जो ये जो नलायक लोग हैं जितने भी, ठीक है, वीडियो वॉइस, ये सारे ऐसे होते हैं, दूसरे को सुनने बैठ जाते हैं, ये क्या कर रहे हैं, मैं भी सुन लेता हूँ जरा, तो फिर क्या सुनोगे, फिर नहीं होने वाला। आपको समझ आ गया, खत्म करो कहानी, ठीक है। दूसरे का डाउट अगर बढ़िया होगा तो मैं आपसे जरूर शेयर करूँगा, ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट आप देखिए। अब जरा देखिएगा यहाँ पे, मैंने आपको एक पॉइंट पहले बताया था कि अगर मैं इसमें AC लगा दूं और इसको ऐसे छोड़ दूं, थोड़ी देर बाद ये गर्म हो जाएगा। अब गर्मी इसमें ना सिर्फ हिस्ट्रेसिस की वजह से आएगी, इसके अंदर एक और लॉस भी होगा, एडी करंट लॉस, ठीक है। मैं एक बार इसको छोड़ देता हूँ, थोड़ी देर लगा के छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे इसका हाल चाल क्या है। फिलहाल मैं इसको एक बार इसको निकाल देता हूँ। हिस्ट्रेसिस तो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, हिस्ट्रेसिस लॉस। इसका मतलब जितना ज्यादा आप कोर का वॉल्यूम बढ़ाओगे उतना ज्यादा उसके अंदर क्या होगा, हिस्ट्रेसिस लॉस होगा, इतना ज्यादा वो कोर ज्यादा गर्म होगी, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या होगा
दिया है। अब ये थोड़ी देर में इसको रखते हैं ऐसे, थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने क्या किया सुनिए भाई, मैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ। मैंने इसको लगा दिया, इसके अंदर मैं एसी दे रहा हूँ इस बार। क्यों डीसी क्यों नहीं दी मैंने? अगर मैं डीसी दूंगा तो ND5/dt थोड़ी ना वोल्टेज आएगी यहाँ पे। ND5/dt हो गया तो फिर वो सारा सब कुछ जीरो हो जाएगा, नहीं समझे? इसका मतलब अगर मैं डीसी दूंगा तो ये गर्म नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एसी दूंगा, जो कि मैंने एसी दिया, एसी कैसे दिया है? मैंने ट्रांसफार्मर की आउटपुट किस में डाल दिया है? इंडक्टर में डाल दिया, और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया है? एक कोर डाल दी है, आयरन कोर डाल दिया। अब आप देखना, थोड़ी देर इसको लगा रहने दो, इस आयरन कोर का जरा टेम्परेचर देखेंगे। फिर एक बार आप पहले देख लो, आप आगे बैठो, सही से पकड़ो, ठीक है, नॉर्मल है अभी, ठीक है। अब जरा देखिए, थोड़ी देर इसको लगा के रखते हैं, ठीक है। थोड़ी देर इसको अंदर रखते हैं, कम से कम 15 मिनट, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसके साथ क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक एडी करंट समझिए तब तक, ठीक है। और इसमें एडी करंट चल रहा है अभी, ठीक है। तो बेहतर है जब तक हम समझेंगे तब तक हम समझ चुके होंगे इसका, और फिर हम निकाल के देखते हैं उसको क्या होगा, ठीक है। जरा देखिए, मतलब जो प्रोसेस है इतने में ये हो चुका होगा। एडी करंट जोर से देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई आयरन सीट है, आयरन सीट है, ठीक है। ये मेरे पास कोई आयरन सीट है, इसको आप खुद डिराइव करेंगे इस लॉस को, मैं बता देता हूं, कंसेप्ट वही रहेगा, लेकिन आप पहले समझिए क्या होता है एडी करंट लॉस। अगर मान लीजिए इस आयरन सीट के ऊपर, ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ लिया बात मत करो, दोबारा जरूर पढ़ रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरों को मत नहीं समझने दोगे, बात करोगे तो मैं निकाल दूंगा, ठीक है। जरा देखिए, मैंने क्या लिया, आयरन सीट ले लिया ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, नॉर्थ लगा दिया और साउथ लगा दिया, परमानेंट मैग्नेट ले ली, और परमानेंट मैग्नेट को मैं ऐसे अप डाउन करने लगा, ठीक है। एक बार इसके पास ला रहा हूँ, एक बार इसके दूर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। नीचे आयरन सीट रखी हुई है। तो अब जरा देखिए क्या होगा इससे, जब ये पास में आएगा तो नॉर्थ से फ्लक्स लाइंस निकलेगी, और वो सारी फ्लक्स लाइन किस में से पास होंगी? सीट में से, क्योंकि सीट बिल्कुल पास में है। जैसे ही नजदीक आएगा, जो ये नॉर्थ होगा, इसकी जो फील्ड लाइन निकलेगी वो सीट में से होती हुई जाएगी, ठीक है, सीट में से होती हुई पास होगी। और जब ये दूर होगा तो जो फील्ड लाइंस आएंगी वो कहां से पास हो जाएगी? पहले एयर में क्लोज लूप बना लेंगे अपना, करेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब जब आप इसको अप डाउन कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप इसके अंदर जो आयरन कोर है, इसके अंदर का फ्लक्स चेंज कर रहे हो। एक बार बढ़ा रहे हो फ्लक्स, और एक बार क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। फ्लक्स एक बार बढ़ रहा है और एक बार कम हो रहा है, ठीक है। अब जरा देखिए क्या होता है, नेचर लव सिमेट्री, नेचर को सिमेट्री में रहना पसंद है, लेकिन आप उसके डाइपोल की सिमेट्री को डिस्टर्ब कर रहे हो। एक बार डाइपोल को इधर घुमा रहे हो, एक बार कम, एक बार फ्लक्स ज्यादा कर रहे हो, एक बार कम कर रहे हो, एक बार ज्यादा कर रहे हो, एक बार कम कर रहे हो। तो डाइपोल को दिक्कत पड़ती है इससे, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं एटम में, एटम के चारों, वो उनकी ओरिएंटेशन पे फर्क पड़ता है, ठीक है। नेचर लव सिमेट्री, नेचर को पसंद नहीं है ये चीज, इस मटेरियल को भी पसंद नहीं है, ठीक है। अगर आप बार बार इसके ऊपर चेंज करोगे फ्लक्स को, तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा जी फ्लक्स को चेंज करना बंद कर दो। अब फ्लक्स को चेंज करने बोलता थोड़ी ना है, ये तो इसके अंदर की फीलिंग है, ठीक है। तो इसके अंदर की फीलिंग ये है कि फ्लक्स को चेंज होना बंद करो, लेकिन कोई नहीं सुन रहा, ठीक है। अल्टीमेटली फ्लक्स चेंज होते जा रहे हैं, हम कर रहे हैं बस, ऊपर से मैग्नेट को मैं अप डाउन कर रहा हूँ। अब जरा देखिए क्या होगा, अब ये खुद इलाज ढूंढेगा फिर इसका। अब खुद कैसे इलाज ढूंढता है, ये जानता है कि नीचे जब आ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, और जब चुंबक ऊपर जा रहे हैं तो फ्लक्स, मतलब एक बार फ्लक्स बढ़ रहा है और एक बार क्या हो रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है। तो फ्लक्स को फ्लक्स से ही अपोज किया जा सकता है। मतलब जिस टाइम कोई फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये मटेरियल क्या करेगा, ये अपने अंदर एक ऐसा फ्लक्स पैदा करेगा जो उस बढ़ते हुए फ्लक्स को क्या कर सके, अपोज कर सके, ठीक है। वो हमें चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये जो एडी करंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। अभी ना मैं आपको एक मीटर दिखाऊंगा, पहले एक बार समझा देता हूँ। पुराने टाइम मीटर की रीडिंग होती है, पुराने टाइम मीटर याद है, घूमते थे, चक्कर सा घूमता था, तो अभी घुमा के दिखाता हूँ आपको। एडी करंट में घूमता है वो सारे, ठीक है, वो सारे एडी करंट में काम करते हैं। उसको हम रोक देते थे चुंबक लगा के, ठीक है, उससे रीडिंग कम हो जाती थी मीटर की। अभी वो मेरे पास मीटर है, मैं आपको दिखाऊंगा एडी करंट से कैसे वो चीज़ घूमती है, ठीक है, जरा देखिएगा। तो मैंने क्या किया, मैं नॉर्थ पोल को अप डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब जरा देखिए क्या होगा, इस मटेरियल को पसंद नहीं है ये चीज़, ये मटेरियल बोलेगा भाई इसको रोको, ये ठीक नहीं, सुनने वाला कोई है नहीं, तो ये बोलेगा कि चलो मैं खुद इलाज ढूंढता हूँ। खुद क्या करेगा, जरा देखो, जिस टाइम ये मैग्नेट नीचे आ रही है, इसका मतलब आप आयरन कोर में से फ्लक्स को बढ़ा रहे हो। अब आयरन कोर को ये पसंद नहीं है, आयरन कोर क्या बोलेगी,
क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है, मुझे इस फ्लक्स को, बढ़ते हुए फ्लक्स को अपोज करना है। अब कैसे अपोज करेगा वो जरा देखिए। आयरन क्या करेगा, जानता है कि फ्लक्स मुझे ऑपोजिंग फ्लक्स चाहिए, क्योंकि नीचे की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है, उसको ऑपोजिट फ्लक्स पैदा करना है। और फ्लक्स किससे पैदा होता है? करंट से। और करंट किससे आता है? वोल्टेज से। इसका मतलब क्या करेगा ये जो है आयरन कोर के अंदर एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी, क्योंकि चेंजिंग फ्लक्स है। अब चेंजिंग फ्लक्स क्या पैदा करेगा इसके अंदर? एक वोल्टेज पैदा कर लेगा। इस आयरन कोर के अंदर एक वोल्टेज पैदा कर लेगा, और वो वोल्टेज क्या कराएगी? करंट फ्लो कराएगी। और वो जो करंट है वो उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा सच दैट फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो उल्टा दे सके। मतलब अगर ये फ्लक्स बढ़ेगा नीचे की तरफ तो जो करंट है वो ऐसे फ्लो करेगा सच दैट उसको अपोज कर सके। और जब आप चुंबक को ऊपर ले जाने की कोशिश करोगे तो फ्लक्स को कम कर रहे हो, कम भी नहीं चाहता वो नहीं चाहता कि कम करो फ्लक्स को, चेंज करो। तो वो क्या करेगा, जब आप मैग्नेट को ऊपर लेके जाओगे तो करंट उल्टी डायरेक्शन में आएगा, सो दैट फ्लक्स क्या हो, नीचे की तरफ ज्यादा हो, इंक्रीज हो। नहीं समझे? तो एक बार करंट ऐसे आएगा सो दैट फ्लक्स को अपोज करे, और एक बार करंट ऐसे आएगा सो दैट फ्लक्स को सपोर्ट करे। जब चुंबक को आप ऊपर ले जाने की कोशिश करोगे तब तो ऐसे आएगा, तब तो ऐसे करेगा सो दैट उसको ऐड कर सके फ्लक्स को। और जब आप मैग्नेट को नीचे लाओगे तो क्या करेगा, तो ऐसे आएगा सो दैट उसको क्या कर सके, अपोज कर सके। समझ आया? तो इसका मतलब एक करंट फ्लो होने लग जाएगा, और वो करंट, वो जो करंट आएगा उस करंट को क्या बोलते हैं? एडी करंट। समझ आया? इसके अंदर लूप आ जाएंगे करंट के, ऐसे छोटे छोटे लूप पैदा हो जाएंगे, ऐसे लूप पैदा हो जाएंगे। ठीक है? इन लूप की वजह से करंट आएगा, करंट के लूप की वजह से फ्लक्स आएगा, और वो फ्लक्स इस ओरिजिनल फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगा, इस डायरेक्शन में आएगा वो करंट। ठीक है? सो उसको अपोज करे। और फ्लक्स अगर कम हो रहा है तो उसको सपोर्ट करने वाली डायरेक्शन में आएगा। ठीक है? मतलब यहाँ पे एक वोल्टेज पैदा होगी सबसे पहले, और उस वोल्टेज से क्या बनेगा, एडी करंट्स बनेंगे। ठीक है? करंट्स पैदा हो जाएंगे, लूप बन जाएंगे छोटे छोटे, और वो लूप क्या करेंगे, उस फ्लक्स को अपोज करेंगे। इन करंट्स को क्या बोलते हैं, एडी करंट। अब सुनिए, क्योंकि लूप बने तो लूप का एक अपना रेजिस्टेंस भी होगा, लूप का अपना रेजिस्टेंस भी होगा। इसका मतलब उस करंट में जो लूप बना है, क्योंकि लूप का अपना रेजिस्टेंस है और करंट फ्लो हो रहा है उसमें, तो क्या होगा उसके अंदर, पावर लॉस होगा, आई स्क्वायर आर लॉस होंगे उसके अंदर। ठीक है? उसके अंदर आई स्क्वायर आर लॉस होंगे। ठीक है? तो इसका मतलब मटेरियल क्या हो जाएगा उससे, गर्म। मैं तो उसको बोलता कि मटेरियल को गुस्सा आ रहा है, बिकॉज आप चेंज कर रहे हो उसके फ्लक्स को। ठीक है? बार बार उसको चेंज कर रहे हो, मान नहीं रहे हो। ठीक है? तो मटेरियल क्या करेगा, इसको बंद करो, बंद कर नहीं रहे हो, तो उसको गुस्सा आएगा, और गुस्सा जाहिर कैसे करेगा, एडी करंट के लॉस की फॉर्म में। ठीक है? वो एडी करंट पैदा करेगा और उसकी वजह से लॉस होगा, और वो लॉस आप देखते हो उसको क्या बोलते हो, एडी करंट लॉस। ठीक है? उसको हम बोलते हैं एडी करंट लॉस। समझ आया अभी एडी करंट लॉस क्या होता है? ठीक है? एडी करंट कैसे लॉस होता है? ठीक है? तो मैंने बताया कि जब आप मैग्नेट को, अब सुनिए, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ट्रांसफार्मर की बात करूँ, ट्रांसफार्मर कोड की बात करूँ, जैसे एक कोड है, अब आप देखिएगा इसमें क्या होता है। सही बनाया क्या मैंने? थोड़ा 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जरा देखिए भाई, ये कोड देखिए इसमें, और इसमें मैंने करंट ऑल्टरनेटिंग दिया, आईटी। अगर ऑल्टरनेटिंग करंट दूंगा तो फ्लक्स कैसा आएगा बताओ? फ्लक्स भी कैसा आएगा, फाई टी भी कैसा आएगा, ऑल्टरनेटिंग, फाई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है? फ्लक्स भी ऑल्टरनेटिंग आएगा। इसका मतलब इस कोड के अंदर जो फ्लक्स जा रहा है, जो क्लोज लूप बना रहा है फ्लक्स, वो ऑल्टरनेट कर रहा है। जो इधर की तरफ फ्लक्स आ रहा है उसकी वैल्यू एक बार बढ़ रही है, नंबर ऑफ रिलाइज की वैल्यू एक बार बढ़ रही है, और एक बार क्या हो रही है, फ्लक्स की वैल्यू कम हो रही है, और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, एक बार इधर है, एक बार इधर है, एक बार इधर है, एक बार इधर है। नहीं समझे? कोर के अंदर से जा रहा है, सारा सारा आयरन कोर के अंदर से जा रहा है। अब सुनिए आयरन कोर क्या कहेगा। आयरन कोर बोलेगा कि इसको रोको भाई, ये जो बार बार तुम चेंज कर रहे हो फ्लक्स को, इसको रोको। रोकने वाला कोई है नहीं, तो अब क्या करेगा आयरन कोर, जब उधर की तरफ फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट अपने ऐसे लूप बनाएगा, ऐसे लूप बनाएगा, एक लूप यहाँ पे, एक लूप यहाँ पे, हर लेवल पे लूप बनेंगे, हर जगह लूप बनेंगे, ऐसे ऐसे लूप बनेंगे, और छोटे लूप भी होंगे, बड़े लूप भी होंगे। सेम पॉइंट पे छोटे लूप होंगे, बड़े लूप होंगे, उससे बड़े होंगे, फिर अगले पॉइंट पे भी छोटे लूप, बड़े लूप, बड़े लूप, छोटे लूप, बड़े लूप, बड़े लूप, हर जगह छोटे छोटे लूप बन जाएंगे। ठीक है? क्योंकि फ्लक्स उधर बढ़ रहा है, और बढ़ते हुए फ्लक्स को क्या करना है, उस एडी करंट को अपोज करना है। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उस फ्लक्स की, उस करंट की, एडी करंट की डायरेक्शन इधर होगी तो सपोर्ट करेगा, इधर होगी। और जब इधर ये कब होगा, जब फ्लक्स उधर की तरफ बढ़ रहा है। अगर फ्लक्स इधर की तरफ बढ़ रहा है तो इधर होगी, उसको अपोज करेगा। नहीं समझे? तो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, हर लेवल पे छोटे छोटे लूप बन जाएंगे,
हर लेवल पे छोटे छोटे लूप बन जाएंगे, ठीक है। आयरन के अंदर अब इमेजिन करो फ्लक्स इधर जा रहा है, उसके चारों ओर ऐसे लूप बन जाएंगे, सो अगर उस फ्लक्स को अपोज कर सके, समझ आया? तो इस तरह से हर लेवल पे यहाँ पे छोटे छोटे करंट के लूप बन जाएंगे, हर लेवल पे छोटे छोटे लूप बन जाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे लूप बन जाएंगे जिससे वो अपोज कर सके उसको। इसका मतलब पूरे कोर के अंदर क्या हो रहा है, एडी करंट लॉस हो रहा है, तो इसलिए कोर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, कोर गर्म हो जाएगा, ठीक है, कोर आपका गर्म हो जाएगा, करेक्ट है भाई? तो इसका मतलब एक तरह से कोर के अंदर दो लॉस हो रहे हैं, कौन सा, एक हिस्टेरेसिस एक एडी। हिस्टेरेसिस जो मैंने लॉस निकाला वो अज्यूम करके निकाला था कि कोर का रेजिस्टेंस 0 है, कोर का रेजिस्टेंस अगर 0 है तो एडी करंट तो आएंगे नहीं, जो पावर इनपुट होगी वो निकाल ली थी मैंने उस टाइम, वो हिस्टेरेसिस वाली। और एक आया एडी करंट लॉस, वो तब आएगा जब कोर का अपना एक रेजिस्टेंस होगा। अब सुनिए मुझे एक बात बताइए, तो मैं इसको कम कैसे करूं एडी करंट लॉस को? अगर जो लूप बन रहा है उस लूप का रेजिस्टेंस बढ़ा दूं मैं, तो करंट क्या हो जाएगा, कम। जो लूप बन रहे हैं करंट के छोटे छोटे, उनका अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दूं तो उनके अंदर का जो उनकी जो मैग्नीट्यूड आएगा करंट का वो क्या हो जाएगा, कम। और अगर मैग्नीट्यूड कम हो गया तो I² R